हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो आपकी इस कोशिश में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आगे बढ़ें विद सिंप्लीफाई। नो मोर एक्सक्यूजेस। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी हम क्या समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग है कल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो कल्यूजन क्यों ही होता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग फैक्टर्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द कल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से कल्यूजन बढ़ेगा, कम होगा। ठीक है, उन फैक्टर्स की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला जो फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसके जगह हम लोग वायर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर सर्किट भी बोलेंगे कि आपका सर्किट का लेंथ कितना बड़ा है, या वायर का लेंथ कितना बड़ा है, या कंडक्टर का लेंथ कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। तो इनको हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। पहले आप तीनों को एक साथ देख लीजिए। तो दिस वन इज योर फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग या तो फिर एरिया बोले या तो थिकनेस भी बोले। ठीक है, थिकनेस ऑफ वायर, कि आपका जो वायर है वो उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, मोटाई कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड फैक्टर। और जो थर्ड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल का बोलने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का या कंडक्टर का, तो हर मटेरियल के लिए क्या सेम है। ठीक है, क्या सिल्वर का रेजिस्टेंस सेम होगा, क्या एक पेपर का रेजिस्टेंस सेम होगा, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है वो किससे बना है। ठीक है, किस मटेरियल से बना है, क्या कॉपर का वायर है, क्या सिल्वर का वायर है, क्या गोल्ड का वायर है। ठीक है, तो जो मटेरियल उससे बना है, जिस मटेरियल से आपका वायर बना है, ठीक है, उस पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, और एक एक फैक्टर्स को हम लोग अभी अभी तो हमने सीधा बता दिया कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेकिन ऐसा क्यों। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, और इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा क्यों। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, ऐसा क्यों। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो फैक्टर है उसको देख रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, तो इस बात को जब हम स्टडी करेंगे तो बाकी दो फैक्टर्स को आपको सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी दो फैक्टर्स क्या है, मतलब यहाँ पर आपके सामने दो वायर है। ठीक है, दो वायर है, दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो थिकनेस है वो सेम है, और दोनों ही कॉपर वायर है। ठीक है, दोनों ही कॉपर वायर है। सपोज हम लोग यहाँ पर कॉपर ले रहे हैं एज ए मटेरियल, दोनों ही कॉपर वायर है। ठीक है, तो हमने दो को सेम रखा ताकि हम लोग लेंथ के फैक्टर को समझ सके, लेंथ पे कैसा डिपेंड कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है, उस बात को समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पर दो वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट है उनका लेंथ। तो सपोज यहाँ पर हम लोग लेंथ ले रहे हैं एल, और यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स ऑफ एल ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने लेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, तो सपोज, ठीक है, अभी आपके इस कंडक्टर में, हालांकि वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी को समझने के लिए हमने ये मान लिया कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब लेंथ इंक्रीज होगा तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे,
6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि जब लेंथ इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया। तो इस बात को आप यहां पर लिख लेते हैं अपन कि जब लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है, अपर एरो का मतलब है कि हमने लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है। तो जब लेंथ इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो उनके बीच जो चांसेस ऑफ कल्यूजन है, ठीक है, कल्यूजन या पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनके टकराने की संभावना भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है भाई। कल्यूजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि अगर लेंथ बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। तो इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे बोल देता है कि भाई लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लेंथ अगर डिक्रीज हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर गेट्स हाफ्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर गेट्स हाफ्ड, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो गेट हाफ्ड। तो जो लेंथ के साथ होगा वही रेजिस्टेंस के साथ भी होगा, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक है। लेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहां हाफ हो गया, लेंथ हाफ हो गया, तो लेंथ अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अपन क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाई 2, ठीक है, डिक्रीजेस बाई 2, इंक्रीजेस 3 टाइम्स, डिक्रीजेस बाई 2, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझ रहे हैं कि लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है। अब इसको आप अगर एनालॉजी से समझे, एक एनालॉजी अगर लें तो एनालॉजी मतलब अगर इसको हम लोग अपने रियल लाइफ में अगर लाके देखें, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि आप अपने घर से, ठीक है, एक पास वाली दुकान में जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत पास में ही है, आप दुकान में जा रहे हैं, तो इस बीच में आप किसी से टकरा जाएंगे, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। और मान लीजिए सेकंड केस में आप अपने घर से रायपुर या किसी बहुत थोड़े 40 किलोमीटर दूर की कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हमें डर रहता है कि हम बीच में कहीं किसी से टकरा ना जाए। क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो लेंथ ऑफ जर्नी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपकी लेंथ ऑफ जर्नी इंक्रीज हो रही है तो उस रोड में अकेले आप तो नहीं जा रहे हो अकेले, ठीक है। उस रोड में और उस जगह तक जाने के लिए और भी बहुत लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है कि चांसेस ऑफ पोल्यूशन बढ़ जाए, ठीक है। आप कहीं पर आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ जर्नी बढ़ती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इसलिए तो डर रहता है ना। तो यहाँ पर भी उसी बात को ऐसे समझिए कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो उनके बीच कल्यूजन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने से ही रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर आप सबको क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर में, ठीक है।
चलिए अब हम लोग सेकेंड फैक्टर की तरफ देख रहे हैं। तो सेकेंड फैक्टर क्या है कि हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या उसे हम थिकनेस ऑफ वायर भी कॉमन वर्ड्स में बोल सकते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही क्यों, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग बाकी दो फैक्टर्स को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। मतलब दो वायर लेंगे, दोनों वायर का लेंथ सेम रखेंगे, मटेरियल भी सेम रखेंगे, तभी हम लोग एरिया पे क्यों और कैसे डिपेंड कर रहा है ये बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हर बार हम लोग देख रहे हो कि दो फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं अगर तीसरे फैक्टर को समझना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर दो वायर है, एक है कॉपर, एक ये भी कॉपर है, दोनों का लेंथ सेम रखा है हमने। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो इसका डिफरेंस क्या है कि एरिया यहाँ पर थोड़ा कम है और यहाँ पर एरिया हमने बढ़ा दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग थिन वायर, थिन वायर, पतला वायर। ठीक है, और ये क्या है रहेगा हमारा थिक वायर। ठीक है, दिस इज आवर थिक वायर। ठीक है, तो क्या चेंज आ रहा है ना, ऐसा होने से क्या चेंज आता है। अब लेंथ तो बढ़ा नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आप जब करंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, जो करंट का डेफिनेशन था वो क्या है उसको एक बार रिमाइंड करिए। करंट का डेफिनेशन था कि अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कि क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितने चार्जेस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहां पर भी देखें हम। तो सपोज यहां पर एट ए सेकेंड, एट ए मोमेंट दो इलेक्ट्रॉन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां दो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज्यादा है तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो आप क्या बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ने से क्या बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया बढ़ने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम द एरिया है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ऐसा लिखें कि एरिया बढ़ने से, एरिया जब इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और इसको ही हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया। ठीक है, पहले दो ही इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, दो ही चार्जेस पास हो रहे थे, अब क्योंकि एरिया बढ़ गया है अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, तो करंट बढ़ गया। तो करंट बढ़ने से क्या होता है, ओम्स लॉ में आपने देखा, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप देखोगे तो V/I = R होता है। ठीक है, तो अगर करंट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर किसी वजह से करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें अपोजिशन या रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एरिया और रेजिस्टेंस सिर्फ दो को देखें तो इनमें कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल से, कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और एरिया अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डिक्रीजेस 2 times। ठीक है, अगर एरिया ऑफ एरिया ऑफ वायर डिक्रीज हो जाता है 2 times तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। ठीक है, तो एरिया अगर डिक्रीज हो जाता है 2 times मतलब हाफ हो गया वो। ठीक है, एरिया डिक्रीज हो गया बाई हाफ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब डिक्रीज हो गया
एरिया डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो कितना इंक्रीज होगा, बाई हाउ मच, बाई 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाई 2 टाइम्स। सिमिलरली अगर एरिया 2 टाइम्स बढ़ गया, अगर एरिया 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया यहां डिक्रीज हुआ 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और यहां एरिया इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ 2 टाइम्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस टॉपिक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको सेकेंड फैक्टर भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड फैक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।